नमस्कार दोस्तों। 5 स्टेट्स में इलेक्शंस थी। भारतीय जनता पार्टी को 4 में जीत मिली और आम आदमी पार्टी को 1 में बड़ी जीत। दूसरी तरफ कांग्रेस को हर तरफ हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण हो सकते हैं इन इलेक्शन रिजल्ट्स के पीछे? आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इनकलाब इनकलाब सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में फौज की भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। ज्यादातर लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो कहते हैं कि रिलीजियस पोलराइजेशन नंबर 1 रीजन था बीजेपी की जीत के पीछे, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स धर्म को लेकर राजनीति कर रहे थे, खुद को एक धर्म का मसीहा बता रहे थे और दूसरी पार्टी इसको एंटी हिंदू घोषित कर रहे थे। एक बड़े स्केल पर मेजॉरिटी अपीजमेंट करी जा रही थी। अब मेरी राय में इसमें कोई डाउट नहीं कि बीजेपी ने इन इलेक्शंस में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। इसके कई सबूत मौजूद हैं, जैसे कि आदित्यनाथ की यह स्टेटमेंट कि समाजवादी पार्टी ने बिजली होली और दीपावली पर नहीं दी और सिर्फ मुहर्रम और ईद पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। बगैर सर पैर की स्टेटमेंट। सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट्स का पर्पस होता है हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड क्रिएट करना। और इसके अलावा एक स्टेटमेंट दी थी 80 वर्सेस 20, हालांकि बाद में उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई थी। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीजें करी गई थी यहां पर, और कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही देख लीजिए आप। सरकार नहीं दे रही भर्ती नहीं दे, लेकिन जो है वोट देंगे बीजेपी को। क्या वजह है? अरे हम भीख मांग के खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी जाएगा। बाबा अच्छा लेकिन सवाल यह है कि अगर इन इलेक्शंस में कोई रिलीजियस पोलराइजेशन ना करी जाती तो क्या बीजेपी इन इलेक्शंस को हार जाती? इस सवाल का जवाब मेरी राय में ना ही है, क्योंकि यहां पर रिलीजियस पोलराइजेशन इतना बड़ा फैक्टर नहीं था जितना कुछ लोग समझते हैं। कुछ और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस थे बीजेपी की जीत के पीछे। क्या है वो रीजंस? आइए एक एक करके देखते हैं। वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आज के दिन अगर किसी भी पार्टी को कोई स्टेट इलेक्शंस जीतनी है तो एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर का चेहरा होना बहुत जरूरी बन जाता है। आज के दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास यह चेहरा था योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के पास यह चेहरा था समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ये जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस का, समाजवादी पार्टी के लिए यह कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वोट शेयर से देखोगे तो समाजवादी पार्टी को ऑल टाइम हाईएस्ट वोट शेयर मिला है अपना। एसपी का वोट शेयर अकेले ही 32% टच करने को हो रहा है, जो कि पिछली इलेक्शंस 2017 में सिर्फ 22% पर था। तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज दिखा है यहां पर। और अगर एसपी के एलाइज को साथ में मिला लोगे तो इन टोटल एसपी प्लस का वोट शेयर 35% पर है। बीजेपी अपने एलाइज के साथ सिर्फ 7% वोट शेयर आगे है एट 42%। तो ये जो मुकाबला था ये काफी टक्कर का मुकाबला था। लेकिन बात यह है कि समाजवादी पार्टी के पास कहीं ज्यादा और पोटेंशियल थी। उनके पास मौका था अकेले ही मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करने का और बीजेपी को हराने का। दिक्कत यह थी ऑपोजिशन के चेहरे अखिलेश यादव पिछले 5 सालों में इतने एक्टिव नहीं दिखाई दी। वो जोश में आए, जरूर आए, लेकिन इलेक्शन से सिर्फ 7-8 महीने पहले जोश में आए। उनकी रैलीज में बड़ी भीड़ भी दिखाई दी, लेकिन सिर्फ इलेक्शन से पहले। पिछले 5 सालों में कई इश्यूज उठे उत्तर प्रदेश में, ढेरों प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स हुई, लेकिन उन सारी मूवमेंट्स को लीड किया जा रहा था पब्लिक के द्वारा, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, हाथरस केस हो या अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो। अखिलेश यादव ने इतना बड़ा रोल नहीं निभाया एज अ ऑपोजिशन फेस। इन सारे प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन का रोल एक्चुअली में आम जनता ने निभाया था, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज में चूक गए। हाँ, यह बात सच जरूर है कि अगर अखिलेश यादव इन प्रोटेस्ट का चेहरा बनकर खड़े होते तो बीजेपी उन पर सवाल उठाती कि फार्मिंग पर राजनीति हो रही है, एम्प्लॉयमेंट पर राजनीति हो रही है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज इसका सिंपली लॉजिकल तरीके से काउंटर कर सकती थी ये कहकर कि अगर जनता के मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी तो किन चीजों पर राजनीति होगी? फिर धर्म पर राजनीति होगी, जाति पर राजनीति होगी। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने ऐसा नहीं किया। कई जगहों पर उनके पास कुछ शब्द नहीं थे जवाब देने के लिए, तो कई जगहों पर ऑपोजिशन पार्टीज ग्राउंड से बिल्कुल एब्सेंट दिखी। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि समाजवादी पार्टी की इमेज एक कास्ट से काफी एसोसिएटेड है।
समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम कम्युनिटीज से मोस्टली इन्हें वोट मिलते हैं, और इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि अगर आप एग्जिट पोल के रिजल्ट्स देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर वोट शेयर जो समाजवादी पार्टी को मिला है वो इन्हीं दो कम्युनिटीज से मिला है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने कोशिश करी बाकी और कास्ट को रीच आउट करने की, उनकी ये जो इमेज बनी हुई है उसे तोड़ने की? कुछ हद तक कोशिश जरूर करी थी इसकी, लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर नाकाम रही। इस कास्ट वाली इमेज को तोड़ना बहुत जरूरी था अगर समाजवादी पार्टी को अपना वोट शेयर बढ़ाना था। तो अब इन सब के बावजूद भी जैसा मैंने बताया, अखिलेश यादव फिर भी काफी सक्सेसफुल रहे। उनकी रैलीज में भारी भीड़ दिखाई पड़ी, उनके सपोर्टर्स काफी जोश में थे, और बहुत से लोग जो बढ़ते पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी से तंग आ चुके थे वो एक्चुअली में अखिलेश यादव को सपोर्ट करने आए, उनके लिए वोट करने आए। 2019 की जनरल इलेक्शंस में बीजेपी को 50% वोट शेयर मिला था उत्तर प्रदेश में। ये वोट शेयर 8% कम हो गया इन इलेक्शंस में। तो यानी 8% लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया 2019 में, अब उन्होंने एसपी को वोट दिया। ऑब्वियसली यहां पर सेंटर इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस के अलग अलग मायने होते हैं, उससे तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी स्टैटिस्टिक है जो दिखाती है कि एसपी की तरफ सपोर्ट आ रहा था, बस उतनी संख्या में नहीं आ पाया जिससे कि उन्हें जीत मिल पाती। तीसरा कारण यहां पर एक्चुअली में बाकी दो पार्टीज थी, बीएसपी और कांग्रेस। ये दोनों पार्टीज ऑलमोस्ट गायब सी दिखाई पड़ी इन इलेक्शंस में। ज्यादातर लोग जानते थे कि ना तो बीएसपी का ना कांग्रेस पार्टी का कोई चांस था इन इलेक्शंस में जीतने का उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव का यह काम था कि इन दोनों पार्टीज के सपोर्टर को समझाना कि इन दोनों पार्टीज को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, आपका वोट बर्बाद हो रहा है, उसकी जगह मुझे वोट करो। इस तरह की क्लियर कट मैसेजिंग उनकी तरफ से नहीं देखने को मिली। इसे कंपेयर कीजिए जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इलेक्शंस लड़ते हैं तो अपने हर भाषण में वो ये चीज जरूर मेंशन करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करना। तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, कांग्रेस को वोट देने कर आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। जब इस तरीके से 1-on-1 फाइट हो रही थी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, तो वहां तीसरे ग्रुप के लोगों को कन्विंस करना बहुत जरूरी था। लेकिन फिर भी बीएसपी को इस इलेक्शंस में 13% वोट मिले और कांग्रेस को अराउंड 2%। कुल मिला के इन दोनों पार्टीज का वोट शेयर 15% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर अखिलेश यादव ने इन लोगों पर फोकस किया होता तो ये 15% का अगर 12% भी एसपी की तरफ ले आते तो ये जीत के लिए काफी होता, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाए। अब एक अच्छी खबर यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए यह है कि 5 साल बाद अगली उत्तर प्रदेश की इलेक्शंस में जीतने का उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है। पहले तो 10 साल एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी बीजेपी के खिलाफ, उससे ऑलरेडी उनको एक एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा, 5 साल बाद अब उत्तर प्रदेश के लोगों को पता होगा कि अगर बीएसपी और कांग्रेस इसी तरीके से सोते रहे तो उन्हें वोट करने का कोई फायदा नहीं, या तो एसपी चुनो या बीजेपी चुनो। और तीसरा, अखिलेश यादव अगर अगले 5 साल तक ग्राउंड पर काम करते हैं, लोगों के साथ, लोगों की मूवमेंट्स में हिस्सा लेते हैं, अपने चेहरे को सामने रखते हैं, तो सही में उन्हें यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। ऑब्वियसली जो कास्ट की उनकी इमेज आई हुई है उसे भी हटाना बहुत जरूरी होगा अगले 5 सालों में। लेकिन अब बात करते हैं बीजेपी के फेवर में क्या चीजें गई। अनलाइक समाजवादी पार्टी, बीजेपी एक्चुअली में काफी प्रोएक्टिव रही थी पिछले 5 सालों में। या तो बीजेपी के लीडर्स या फिर आरएसएस या संघ परिवार के लीडर्स कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते थे। हर इशू में जो भी चीज होती यहां उनका चेहरा दिखाई पड़ता पिछले 5 सालों में। बीजेपी के क्रिटिक्स अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी 24/7 कैंपेनिंग मोड पर रहते हैं। जब देखो वो अपनी कोई ना कोई पॉलिटिकल रैली कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे होते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन यही एक चीज है जो बीजेपी के एडवांटेज में भी चल जाती है। जब देखो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हर समय दिखाई पड़ता रहता है तो बीजेपी हमेशा विजिबल रहती है हर जगह। प्रोएक्टिव रहने का मतलब यह भी है कि बीजेपी हालातों को समझकर जल्दी रिएक्ट करती है। जैसे कि जब फार्म लॉस के खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट खड़ी हो रही थी तो बीजेपी ने एक्चुअली में फार्म लॉस को वापस ले लिया था। किसानों को कन्विंस करने के लिए पीएम किसान स्कीम के अंडर कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया एलिजिबल फार्मर्स को ₹6,000 पर ईयर इंस्टॉलमेंट्स में, और उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ 2.5 करोड़ बेनिफिशियरीज थे इस स्कीम के। अब यहां पर यह समझना भी जरूरी है दोस्तों कि एक सिग्निफिकेंट वोटर बेस ऐसा भी है लोगों का जो बीजेपी को वोट देता है क्योंकि उन्हें एक्चुअली में बेनिफिट हुआ है, कोई माइंड हैक की वजह से नहीं होता है हमेशा। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 14.5 लाख फैमिलीज को
एक्चुअली में घर मिला पीएम आवास योजना के तहत। ऐसे आंकड़ों में अक्सर झूठ और एग्जैजरेशन देखने को मिलता है, लेकिन उसे अकाउंट में भी ले लिया जाए तो कुछ तो लोग हैं यहां पर जिन्हें एक्चुअली में बेनिफिट पहुंचा है। इलेक्शन से ठीक पहले दिसंबर लास्ट ईयर में उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने एक महा अभियान लॉन्च किया था फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसमें 15 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को डबल राशन बांटा गया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और यह स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई। और इसी साल जनवरी के महीने में आदित्यनाथ ने एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स किसानों के लिए 50% से कट कर दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के समर्थक अक्सर दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों को मुफ्तखोर कहते हैं, या फिर कहते हैं कि दूसरी पार्टियां फ्री बी पॉलिटिक्स खेल रही हैं। लेकिन ये जो रीजन है यहां पर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताया जाता है बीजेपी की जीत के पीछे उत्तर प्रदेश में। ये जो वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज बीजेपी ने दी थी। अगला बड़ा पॉइंट यहां पर आता है गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा। सही सुना आपने, इसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है। बीजेपी की हर जीत के पीछे कुछ ना कुछ क्रेडिट हमेशा गोदी मीडिया को मिलना चाहिए, और इसके मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल सुना सकता हूं। दुनिया में, देश में जो भी कुछ होता है, गोदी मीडिया वहां पर मोदी योगी का चेहरा आगे कर देता है। देश में कोरोना की लहर आई है, वैक्सीन्स बांटी जा रही हैं, थैंक यू मोदी जी। स्टूडेंट्स को एग्जाम्स लिखने में दिक्कत हो रही है, एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया, थैंक यू मोदी जी। इसरो ने वहां पर चंद्रयान लॉन्च किया, थैंक यू मोदी जी। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहां पर भी थैंक यू मोदी जी। पूरे देश दुनिया में कुछ भी हो, वहां पर मोदी जी सामने आकर खड़े हो जाते हैं मीडिया के अकॉर्डिंग। ये सब तो चलो बहुत क्लियर कट दिखने वाले एग्जाम्पल्स हुए, इसके अलावा इनका सटल प्रोपेगेंडा होता है जो इतना क्लियरली दिखता नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे कि मान लो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब क्लेम दिया कि उत्तर प्रदेश देश की बेस्ट स्टेट है, उत्तर प्रदेश का हेल्थ केयर केरला से बेहतर है। फैक्चुअली डेटा के आधार पर देखा जाए तो यह चीज सरासर झूठ है, एक्चुअली में इसका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये मीडिया वाले क्या करेंगे, सिर्फ योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट को एज ए हेडलाइन चलाएंगे, कभी भी वहां पर असली फैक्ट आपको नहीं बताएंगे, उसे काउंटर तक नहीं करेंगे। बस वो कहेंगे कि ये देखो योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। और जो आमतौर पर नॉन पॉलिटिकल इंसान होता है, जो ज्यादा न्यूज को फॉलो नहीं करता, उन्हें बस ये हेडलाइंस दिखती हैं और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसी ही चीजों से। गोदी मीडिया की बीजेपी के लिए मार्केटिंग एकदम एक पारस पत्थर की तरह है, एक मिथिकल स्टोन जो आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज का कि राम मंदिर स्कैम के एलिगेशंस लगे थे अभी कुछ महीने पहले कि जो जमीन थी वहां पर उसकी कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन उसे 18 करोड़ में खरीदा गया था बाय द राम मंदिर ट्रस्ट। ये एलिगेशन लगाया गया था बीजेपी के लोगों पर। इसके अलावा एलिजिड रफेल स्कैम हुआ था, एलिजिड पीएम केयर स्कैम हुआ था, लेकिन मीडिया ने इन चीजों को कितना चलाया, सब मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहां पर कोई भी और पार्टी होती बीजेपी की जगह, उस पार्टी को तो बिल्कुल खत्म कर डालता मीडिया। यहां पर एक स्कैम हुआ है, वो भी धर्म को लेकर, राम मंदिर को लेकर, कैसे हो सकता है? याद है कांग्रेस के साथ क्या हुआ था 2G स्कैम को लेकर। हम सब आज के दिन फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं कि 2G स्कैम तो वहां पर डेफिनेटली हुआ था, लेकिन एक्चुअली में वो एक एलिजिड स्कैम था दोस्तों, जो कि आज के दिन तक प्रूव नहीं हो पाया। 2017 में कोर्ट की तरफ से जजमेंट आई थी कि 2G स्कैम का कोई प्रूफ नहीं मिला है और जितने भी अक्यूज्ड लोग थे उन सबको बरी कर दिया गया था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि स्कैम तो कभी हुआ ही नहीं था, इसका मतलब यह है कि स्कैम प्रूव नहीं हो पाया कोर्ट में। और सेम चीज यही एलिजिड रफेल स्कैम के साथ भी कही जा सकती है, इस एलिजिड राम मंदिर स्कैम के साथ भी कही जा सकती है। अगर मीडिया किसी और पार्टी के लिए बिका होता ना यहां पर, तो 2400 घंटे यही खबर चलाता कि यहां पर राम मंदिर को लेकर स्कैम किया गया है। और अगर 24 घंटे यही खबर चलती तो अब इमेजिन कर सकते हो बीजेपी के चांसेस कितने गिर जाते इन इलेक्शंस। तो ये कुछ उदाहरण है कि गोदी मीडिया ने यहां पर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बीजेपी को इलेक्शंस जिताने में। और इसी से ही हम पॉइंट नंबर 1 पर भी वापस आ जाते हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन। गोदी मीडिया का यहां पर एक काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है देश में रिलीजियस पोलराइजेशन फैलाने में। 2400 घंटे ऐसी खबरें चलाई जाती हैं, ऐसी डिबेट्स करी जाती हैं जिनमें हिंदू मुस्लिम छिपा होता है। किसी तरीके से यह प्रूफ करने की कोशिश करी जाती है कि सारे ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, सारी ऑपोजिशन पार्टीज यहां पर एंटी हिंदू हैं, एंटी नेशनल हैं, और यहां पर सिर्फ हिंदुओं की एक ही ठेकेदार पार्टी है बीजेपी। और बहुत से लोग इस ब्रेन वॉश में फंस भी जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह चीज एक्चुअली में सच है। तो एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि बाकी सारे पॉइंट्स पर तो ऑपोजिशन पार्टीज फिर भी काम कर सकती हैं, लेकिन गोदी मीडिया से कैसे फाइट किया जाए? अगर ऑपोजिशन पार्टीज को इलेक्शंस जीतनी है तो क्या किया जा सकता है यहां पर गोदी मीडिया से फाइट करने के लिए? इसका जवाब कहीं ना कहीं छुपा है दोस्तों अरविंद केजरीवाल में। 2015 की दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले एक ऐसा नैरेटिव बिठाने की कोशिश करी गई थी मीडिया में कि अरविंद केजरीवाल एक नक्सल है, और यही चीज 2020 में भी करी गई थी दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले।
अरविंद केजरीवाल एक टेररिस्ट हैं। ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट्स नहीं थी। अगर आप न्यूज हेडलाइंस में वापस जाकर देखोगे तो इलेक्शन से ठीक 5-6 दिन पहले ये हेडलाइंस हर जगह देखने को मिल रही थी कि देखो इस बीजेपी पॉलिटिशियन ने अरविंद केजरीवाल को टेररिस्ट बुलाया। और यही चीज इस समय भी देखने को मिली 2022 में जब पंजाब में इलेक्शंस हुई। इलेक्शन से सिर्फ 3-4 दिन पहले किसी ने उठकर यहां पर एलिगेशन लगाना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी है, और फिर हर जगह मीडिया में इसी चीज को बार बार चलाया गया, एक नैरेटिव बिठाने की कोशिश करी गई। लेकिन इन फर्जी नैरेटिव से कैसे बचा जाए, कैसे इनसे फाइट बैक किया जाए, ये चीज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने टाइम के साथ सीख ली। सॉल्यूशन है इन्हीं गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना इनके नैरेटिव्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ओपनली, आमने सामने। इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण था 2020 का ये टाउन हॉल जो केजरीवाल ने किया था टाइम्स नाउ पर। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? ओवर सीए की क्या जरूरत थी? आप मुझे बताइए सर। आप बताइए। यू आस्क। आप उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं किसी की वकालत सर। अब आप देयर आर सर। आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। अब आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत पर बात करने से पहले यहां पर एक फाइनल रीजन देखते हैं बीजेपी की जीत के पीछे क्या था उत्तर प्रदेश में या बाकी और राज्यों में भी। ये रीजन है नो बेटर चॉइस, नो अदर ऑल्टरनेटिव। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीजेपी की फॉल्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे थे, मान रहे थे कि यहां पर बेरोजगारी की दिक्कत है, इन्फ्लेशन हो रही है, पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि बीजेपी एक बेटर चॉइस है समाजवादी पार्टी के कंपैरिजन में। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की पहले से ही एक ऐसी इमेज थी कास्ट पॉलिटिक्स की, ये एक रीजन हो सकता है। कुछ ये इमेज बनी हुई थी कि समाजवादी पार्टी के टाइम में गुंडागिरी बहुत होती थी, पावर कट्स बहुत देखने को मिलते थे, जो कि अब सुधर गया था बीजेपी की इस टाइम में। अगर हम एक्चुअली में डेटा के आधार पर बात करें तो कोई ऐसा ठोस डेटा नहीं है जो साबित करता हो कि चीजें सही में बेहतर हुई थी बीजेपी राज के अंदर एसपी के कंपैरिजन में। बहुत से कॉन्फ्लिक्टिंग डेटाज यहां पर आपको मिलेंगे। कुछ अगर आप जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ को देखोगे तो ये एसपी के टाइम में ऑब्वियसली बेटर थी। क्राइम के डेटा की अगर हम बात करें तो इसे इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल रहता है। यहां पर scroll.in ने पूरी 5 पार्ट की सीरीज पब्लिश करी थी उत्तर प्रदेश के क्राइम को लेकर कि क्या वो एक्चुअली में सुधरा है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो। लेकिन ओवरऑल ये चीजें लोगों की परसेप्शन पर बहुत डिपेंड करती है। कोई इंडिविजुअल कहता है कि मेरे मोहल्ले में तो काम हुआ है, मुझे दिख रहा है यहां पर, और दूसरी तरफ से कोई इंडिविजुअल केसेस पर पॉइंट आउट करके कहता है कि ये देखो यहां तो हाथरस का इंसिडेंट हुआ था या उन्नाव का इंसिडेंट हुआ था, कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया ये सिर्फ परसेप्शन का। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92 सीट्स मिली हैं, जो कि एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। ऑल टाइम रिकॉर्ड को मैच करते हैं ये 1997 की इलेक्शन से, जब अकाली दल को भी 92 सीट्स मिली थी। इससे ज्यादा सीट अभी तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली है पंजाब में। एक जबरदस्त वोट शेयर में इंक्रीज देखने को मिला आम आदमी पार्टी के, 42% वोट्स इन्हें यहां पर मिले। और बाकी सारी पार्टीज का ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सफाया हो गया। जितने भी बड़े लीडर्स थे पंजाब के अभी तक, वो सब इलेक्शन हारे। पंजाब के अभी के सीएम जो थे चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों सीटों से इलेक्शन हारे। पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह दोनों इलेक्शन हारे। इसके अलावा जो हैवी वेट पॉलिटिशियंस थे जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू, सुखबीर बादल, मनप्रीत सिंह बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, ये सारे इलेक्शंस हारे। वैसे बड़े पॉलिटिशियंस का इलेक्शन हारना सिर्फ पंजाब में नहीं बाकी स्टेट्स में भी देखा गया। पुष्कर सिंह, हरीश सिंह रावत, उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स दोनों इलेक्शन हारे। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे अभी तक उत्तर प्रदेश के, वो भी इलेक्शन हारे। उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश चंद्र द्विवेदी, संगीत सोम, सुरेश राणा, अजय कुमार लालू वापस पंजाब पर आए। तो क्या रीजन है आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी जीत के पीछे? जो पॉइंट्स मैंने आपको उत्तर प्रदेश के लिए बताए थे उन्हीं पर वापस गौर कीजिए। रिलीजियस पोलराइजेशन, किसी भी तरीके की रिलीजियस पोलराइजेशन पंजाब में नहीं देखने को मिली, तो लोगों ने धर्म देखकर वोट नहीं दिया। दूसरा पॉइंट, आम आदमी पार्टी की जो इमेज है वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स काम से जुड़ी हुई है। उनके एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पर इनका फोकस रहता है। इनकी अपनी कमियां हैं लेकिन इसी के बेसिस पर ये इलेक्शन लड़ते हैं और स्कूल और अस्पताल के नाम पर ही अपनी कैंपेन्स चलाते हैं।
हर पार्टी की तरह शायद काम इन्होंने उतना नहीं किया जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो इन्होंने काम किया है वो दिखता है। जो स्कूल्स और मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए वो क्लियरली दिखते हैं, जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया पंजाब इलेक्शंस में एक पॉजिटिव कैंपेन चलाने के लिए। तीसरा, इनके पास एक स्ट्रॉन्ग सीएम फेस था इस बारी, भगवंत मान के रूप में। ये एक ऐसी चीज थी जो 2017 के इलेक्शंस में मिसिंग थी। 2017 में जब पंजाब में इलेक्शंस हुई थी, आम आदमी पार्टी ने कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के पास एक बड़ा क्लियर स्ट्रॉन्ग सीएम फेस था अमरिंदर सिंह के तौर पर। तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो इलेक्शंस तब कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस ने इस बारी अपने सीएम फेस को अनाउंस जरूर किया था, लेकिन थोड़ी लेट किया था, चरणजीत सिंह चन्नी। और इसके अलावा प्रॉब्लम यह थी कि कांग्रेस में इन फाइटिंग चल रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम फेस बनेंगे या फिर चरणजीत सिंह चन्नी। ये इन फाइटिंग पहले काफी सामने आ रही थी। चौथा, भगवंत मान एक ऐसे चेहरे थे जो 5 साल तक सोते नहीं रहे, बल्कि ग्राउंड पर मौजूद दिखे। पार्लियामेंट में इन्होंने अपनी आवाज उठाई और कॉन्स्टेंटली जनता के बीच रहे। ये इन्होंने काम किया पिछले 5 सालों में। पांचवा, जो गोदी मीडिया का पॉइंट मैंने आपको बताया था, उनके नैरेटिव को काउंटर करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अरविंद केजरीवाल ये सही से करना सीख चुके हैं। उनके खिलाफ जो खालिस्तानी होने के एलिगेशंस लगाए गए थे इलेक्शन से एकदम पहले, उनका ऑलमोस्ट जीरो असर दिखाई दिया इन इलेक्शन के रिजल्ट्स पर। और फाइनली, आम आदमी पार्टी की जो कैंपेन थी पंजाब में, वो अपने मकसद में बहुत क्लियर थी। उनका कैंपेन स्लोगन था, एक मौका केजरीवाल, यानी एक मौका दो केजरीवाल को, हमें एक चांस देकर देखो, क्योंकि आपने इन सारी पार्टीज को इतना मौका देकर देखा है, अब हमें एक दोगे तो हम कुछ करके दिखाएंगे। अब इन इलेक्शंस का नतीजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी अब 4th लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है इंडिया में, आफ्टर बीजेपी, आईएनसी और टीएमसी। अगर हम नंबर ऑफ एमएलएज देखें किस पार्टी के कितने हैं, तो अगर हम ये देखें कि किस पार्टी के कितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो अब कांग्रेस के पास अपने सिर्फ 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और बाकी उनके कोलिशन पार्टनर्स के साथ हैं। तो आम आदमी पार्टी अब 3rd लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है इंडिया की, अगर हम नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स को देखें। लेकिन आने वाले टाइम में एएपी के लिए सबसे मुश्किल चीज ये रहेगी कि जिन भी स्टेट्स में अब वो इलेक्शन लड़ेंगे, वहां के लोगों को कन्विंस करना कि एक्चुअली में वो जीत सकते हैं। गोवा और उत्तराखंड में भी एएपी ने इलेक्शंस लड़ी थी, लेकिन वहां पर वोट शेयर इनका 5 to 7% के बीच में था। ये एक बेस एस्टैब्लिश जरूर कर देता है, लेकिन एक्चुअली में इन जगहों पर इलेक्शंस जीतने के लिए वहां रहने वाले लोगों को लगना पड़ेगा कि एक्चुअली में आम आदमी पार्टी का चांस है इलेक्शन जीतने का, सरकार बनाने का। एक बारी ये पॉइंट अगर क्लियर हो जाए तो इनके लिए जीत हासिल करनी बाकी राज्यों में आसान होगी, क्योंकि इनके पास बाकी पार्टियों की तरह कोई पुराना बैगेज नहीं है, कोई कास्ट या रिलीजन का यहां पर इनकी छवि नहीं बनी हुई, तो हर कम्युनिटी से वोट मिलने इनके लिए कंपैरेटिवली ज्यादा आसान हो जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये इलेक्शंस एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी दूसरी रीजनल पार्टीज को अक्सर बी टीम्स बुलाती है बीजेपी की, क्योंकि वो उनके वोट काट रही है। लेकिन आज के दिन हालत ये आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे इनसिग्निफिकेंट बनती जा रही है स्टेट आफ्टर स्टेट। मणिपुर में कांग्रेस 28 सीट पर थी, अब वो सिर्फ 5 सीट पर आकर गिर चुकी है। मणिपुर में कुछ छोटी पार्टीज हैं जिनका सीट शेयर 1 से लेकर 11 सीट्स तक बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी अकेले ही इलेक्शन लड़कर पावर में आ जाती थी पूरी स्टेट में, लेकिन आज के दिन हालत ये हो गई है कि इनका वोट शेयर 2% पर आकर गिर चुका है, यानी बिल्कुल इक्वेजन से बाहर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव करने के लिए क्या कर सकती है यहां पर, इसकी बात किसी एक फ्यूचर के वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत लंबा मुद्दा हो सकता है चर्चा के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।